एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और हर सुबह की तरह अपने विशेष मेहमान को लेकर इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हो चुके हैं। आपको बताएं कि हमारे बीच जो विशेष मेहमान उपस्थित होते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कई खास बातें हम आपसे इस कार्यक्रम में साझा करने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन अनुभवों के विषय में आपको बताते हैं और साथ ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़े हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, कितनी चुनौतियां उनके सामने आई और किस तरीके से वो आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, इन तमाम विषयों पर हम अपने विशेष मेहमान से चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अनमोल वचन हम आपको दिखाते हैं, जिसमें महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें होती हैं, लेकिन बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आज जो विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हैं प्रेम कुमार जी। नमस्कार प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका परिचय मैं अपने दर्शकों को दूं जो बिहार बिहान देख रहे हैं। आप उप संपादक हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। इसमें आप उप संपादक के पद पर कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। प्रेम जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारे जो दर्शक है देख रहे हैं आपके विषय में विस्तार से जानें। दूरदर्शन के लोकप्रिय शो बिहार बिहान में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रेम कुमार, इंडिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जिसको यूनिवार्ता भी कहते हैं, उसमें पटना ब्यूरो में उप संपादक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं करीब 22 वर्षों से यूएनआई में काम कर रहे हैं। जी, लगभग 22 वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी, यदि हम पुरस्कारों का जिक्र करें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके विषय में जान के कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार भी शामिल है। जी, तो एक पत्रकार के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है जब इस तरीके के पुरस्कारों से आपको नवाजा जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। प्रेम जी, यदि हम बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर की शुरुआत से, क्योंकि आज का दौर है, आज के बच्चे करियर के रूप में पत्रकारिता का चयन करते हैं। आज से यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें, 12 वर्ष पहले की बात करें, तब लोगों के मन मस्तिष्क में होता था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पत्रकारिता में करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि लोगों की सोच धीरे धीरे मुखर होती चली गई। उन्हें लगा कि नहीं, कलम को वो अपनी शक्ति बना सकते हैं। आपने बताया कि आप लगभग 20-22 वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगी कि कब से ये रुझान आया, कैसे आपको लगा कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना है, अपनी सेवाएँ देनी है, क्या कुछ कहेंगे? एक हम लोग जहाँ पर हम लोग का मानना है कि एक लेखन का काम होता है, तो लेखन तो बचपन से ही के दिनों से करते हैं लोग। तो मैट्रिक के समय जब मैं पढ़ता था तो उस समय से मैंने कुछ लिखना शुरू किया। कुछ लेख लिखते थे, आलेख लिखते थे, तो उसको एक स्वतंत्र पत्रकार के हैसियत से मैं उसको भेज देता था पब्लिश होने के लिए। वो कभी पब्लिश होते थे, कभी नहीं पब्लिश होते थे। तो लिखने का शौक़ तो बचपन से ही था, हालांकि करियर ज़्यादा बड़ा। मैंने मैट्रिक जब मैंने किया था तो मैट्रिक का रिजल्ट निकलने से पहले और रिजल्ट निकलने के बाद में 2 महीना का समय था। मैंने उस दौरान एक नॉवेल भी लिखा था और लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा। तो नॉवेल हालांकि अप्रकाशित है, लेकिन लिखने का शौक़ बहुत रहा और समय बदलता रहा। समय चूँकि पढ़ाई लिखाई होता रहा, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए, उसके बाद कंप्यूटर साइंस किए, तो धीरे धीरे करके एक इंसान जो करना चाहता था उसमें वो अलग हो गया। हालांकि पत्रकारिता मैंने शुरू कर दी वर्ष 2005 से ही, जब मैंने यूएनआई में, हालांकि यूएनआई मैंने ज्वाइन कर लिया था वर्ष 2000 में, लेकिन बतौर सिस्टम इंजीनियर मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। लेकिन चूँकि न्यूज एजेंसी है, धीरे धीरे करके लोगों को देखते थे कि वो लिखते हैं, तो लिखते लिखते जो रुझान मेरा पहले से था लिखने का, तो मैंने अपने आप को उसमें डाल दिया एक फिल्मी पत्रकार के रूप में। वर्ष 2005 से ही मेरी फिल्मी पत्रकारिता के रूप में शुरुआत हो गई थी यूएनआई में। जी, ये भी आपने बताया कि किस तरीके से आपने करियर की शुरुआत की पत्रकारिता के क्षेत्र में, और फिल्म के क्षेत्र में आपने शुरुआत की, ये भी एक अलग बात बताई। यदि हम बात करें तब के पत्रकारिता की, जब आपने शुरुआत की थी, आपने बताया कि आपने फिल्म के लिए लिखा,
बेसिकली एक तरीके से माना जाए कि आपने कला क्षेत्र में और साहित्य जगत में आपने लिखना शुरू किया था। जी। अनुभवों के विषय में बात करना चाहूँगी प्रेम जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका जब उस दौर की पत्रकारिता थी, 20-22 साल पहले की पत्रकारिता थी और अभी की जो पत्रकारिता है, कितना अंतर देख पा रहे हैं यदि हम लेखनी की बात करें? क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कंप्यूटर पे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लोग बहुत सारी चीज़ें अब तो खैर डिजिटलाइज हो गई है, लेकिन वो दौर जब लोग केवल और केवल कलम का इस्तेमाल करते थे, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बदलाव आ गया है पहले के समय में और अभी के समय में। जैसे आपने बताया डिजिटल युग से एक क्रांति आई। पहले की खबर जो होती थी वो प्रकाशित होती थी, जो लिखते थे एजेंसी के बात वो अगले अगले दिन लोग देख पाते थे। डिजिटल का जब दौर आया तो ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब कि इतना मतलब कि पाठक जो जानना चाहते हैं, जो घटना दुर्घटना के बारे में, वो तुरंत फ्लैश होता है, उनके बारे में तुरंत जानकारी मिलती है। पहले एक न्यूज़ बनती थी, अगले दिन वो अखबार में लोग देखते थे, लेकिन अब जो है कोई घटना होती है वो तुरंत चैनल के माध्यम से या वेब जर्नलिज्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब कि मान के चलिए डिजिटल क्रांति ने लोगों को एक तरह से समाचार पहुंचाने में मदद करी है। एक तरह से अच्छा है। पहले की पत्रकारिता में इंसान के पास मतलब वो समय भी होता था कि उसको अपने कॉपी को राइट करके रीराइट करके वो अपना किसी तरह पाठक पहुंचाते। अभी के समय में एक होता है कि जल्दी से जल्दी पाठक के पास पहुंचाए, दर्शक के पास पहुंचाए, तो एक तरह से वो अच्छा ही है एक तरह से। जी, कितना चैलेंज होता था जब उस दौर की हम बात करें और अभी की बात करें, चैलेंजेस की हम बात करना चाहें तो कितना कुछ चैलेंजेस आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में? एक घटना मैं बताऊं, पटना में विमान दुर्घटना हुआ था वर्ष 2000 में ही। तो संभवतः उसी समय मेरा करियर यूएनआई में शुरू हुआ था। संभवतः यह जुलाई या अगस्त का बात था, और उसी समय मैंने जुलाई या अगस्त सितंबर का शायद बात था। तो उस समय हमारे रिपोर्टिंग की टीम जो थी 6 बजे सुबह, जहाँ पटना से सटे कहीं पर, वह लोकेशन याद नहीं, पटना में विमान हादसा हुआ था। तो उस समय एक चुनौती था वो कि कैसे जल्दी से जल्दी एक अपने आप को कम्पीट करने के लिए हमारे रिपोर्टर भी चले गए थे उस लोकेशन पर, वो जल्दी से जल्दी खबर करने के लिए। तो उस समय चुनौती तो उस समय भी थी। हालांकि अब चुनौती अब दोनों में कोई कमी नहीं हुई है। हमारी जो संस्था है, चाहे जो पत्रकारिता के जो होते हैं नियम होते हैं, उसके अंदर चुनौती हमेशा होती है। और हम लोग चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द खबर को दर्शक के पास, पाठक के पास, चूँकि कोई हादसा भी अगर होता है तो उसके परिवार वाले भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कंपटीशन तो शुरू से रहती है जी, अपने समाचार को प्रकाशित करने के लिए। जी। अब कई ऐसे क्षेत्र होते हैं, जब हम कलम पकड़ते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, राजनीतिक होते हैं, समसामयिक होते हैं, यूथ सेगमेंट, यूथ सेक्टर होता है। आपने कला और संस्कृति पर ही लिखना है, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? क्या कारण रहा इस विषय को चुनने का, इस मुद्दे को चुनने का? जी, एक बचपन से एक हर इंसान हमारे अंदर भी था कि कलाकार बने। तो मैं फॉलो करता था अमिताभ बच्चन को, उनकी फिल्में देखते था, और उस समय शायद वीसीआर का दौर चलता था। तो पढ़ाई तो होती ही थी, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अमिताभ बच्चन की मैं फिल्म देखता था। उस समय बहुत सारे मैगजीन होते थे, धर्मयुग, सरिता, गृह शोभा, वो मैं पढ़ता था। उनके लिए कादम्बनी में बहुत अच्छे अच्छे लेख आते सिनेमा के, तो मैं उसको पढ़ता। धर्मयुग एक मैगजीन हुआ करती थी, तो उसमें सिनेमा वाले कॉलम ही मैं पढ़ता था। तो बनना चाहता थे, कलाकार ही बनना चाहते थे, लेकिन समय बदला। इंसान तो चूँकि जो चाहता है वो बन नहीं पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो कला संस्कृति का रुझान मेरा बचपन से ही था कि कलाकार बने, लेकिन वो नहीं सका। तो जब मुझे अवसर मिला कि कला संस्कृति खासकर सिनेमा की खबर करें, तो मैंने वो अपने शौक़ को पूरा किया कला के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। ये जानना चाहूँगी कि जब आपने लिखना शुरू किया कला के क्षेत्र में विशेषकर, तो बिहार में किस किस तरह की कला को आपने देखा और क्या कुछ खास है यदि हम बिहार की कला की बात करें तो? जब मैंने अपने करियर में लिखना शुरू किया तो मैं बेसिकली बॉलीवुड पे फोकस करता था। बॉलीवुड के कलाकारों की खबर लिखता था, वो चाहे जन्मदिन पर आधारित खबरें होती थी या पुण्यतिथि पर, या स्पेशल फीचर, किसी कलाकार के बारे में फीचर लिखना। लेकिन एक समय ऐसा आया 2017 में, जब पटना में रीजनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, क्षेत्रीय फिल्म फेस्टिवल रविंद्र भवन में आयोजित हुआ था रीजनल फिल्म फेस्टिवल।
तो उस समय मैंने जब कुछ लोगों का इंटरव्यू करना शुरू किया रीजनल, चूँकि वो उसमें बिहार सरकार के द्वारा आयोजित हुआ था, कला संस्कृति प्रकोष्ठ बिहार के द्वारा सरकारी स्तर पर हुआ था। तो उसमें देश विदेश पूरे देश भर से रीजनल कलाकार सब आए हुए थे। तो उनका दर्द मुझे लगा कि भाई उनको सरकार उतना महत्व नहीं देती है जितनी, मतलब कि उस मीडिया भी उसको उतना महत्व नहीं देती है जितना बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देती है। वो अपना कलाकार आए, अपना वो काम मतलब कि जो अपना फिल्म का प्रदर्शन था वो करके, चाहे इंटरव्यू करके चले गए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बिहार में भी कला है तो उसको कैसे करना चाहिए। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने बॉलीवुड में परचम लहराया। जैसे बिहार से जुड़े कलाकार मानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा है जो इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हैं, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा, शेखर सुमन भी अपने टीवी की दुनिया के बेताज बादशाह बने, सोनाक्षी सिन्हा, अनगिनत ऐसे कलाकार हैं जो बिहार की माटी से जुड़े हुए हैं। तो जो बॉलीवुड का सफ़र ये लोग तय कर लेते हैं तो उनको उनके पीछे मीडिया जो है उस एक मीडिया का माना मेरा जो सेलिब्रिटी होते हैं उसको मीडिया अधिक फोकस करती है। लेकिन मैं भी यही करता था। लेकिन जब रीजनल फिल्म फेस्टिवल जब शुरू हुआ पटना में हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बिहार में भी तो प्रतिभा है, बिहार से जुड़े कलाकार ही तो आगे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने रीजनल स्तर पर काम करना शुरू किया। बिहार से जुड़े कलाकार हैं तो उनके बारे में मैंने लिखना शुरू किया, उनके बारे में इंटरव्यू किया, उनके व्यक्तिगत अनुभव को मैंने साझा किया। एक दौर चला, उसके धीरे धीरे करके मैंने सारे बिहार से जुड़े कलाकार का एकत्रित किया, डाटा एकत्रित, कौन कौन से कलाकार काम कर रहे हैं। रंगमंच में मैंने जाना शुरू किया, रंगमंच को कवर करना शुरू किया। यहाँ नाटक होते थे कालिदास रंगालय में, प्रेमचंद रंगशाला में, मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया। बिहार से जुड़े कलाकार, चूँकि यही कलाकार अगर आगे बढ़ जाते हैं तो एक बिहार का भी नाम रोशन होगा, समाज का भी नाम रोशन होगा। तो मैंने बिहार से जुड़े कलाकार का इंटरव्यू करना शुरू किया यूएनए के माध्यम से, कुछ स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से भी, चूँकि हमारी एक बंदिश थी कि सभी कलाकारों को यूएनए में मतलब कि उतनी जगह नहीं सकती। लेकिन मैंने व्यक्तिगत स्तर पर उनको बिहार की कलाकारों को निखारने के लिए मैंने उनकी रिपोर्टिंग शुरू करी, जिससे मुझे फ़ायदा भी मिला, उनको भी फ़ायदा मिला और उनके बारे में करीब से जानने का, चूँकि पाठक किसी कलाकार के बारे में जानते उनको एक माइलेज मिलता है। तो मैंने वो शुरू करी और ये मैं काम अनवरत कर रहा हूँ। जी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने बहुत सही कहा, जब लोग एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, जब आप एक नामचीन कलाकार या अदाकार बन जाते हैं, तब तो लगभग सारे लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपको बुलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उभरते हुए लोग हैं, उसे एक मौका देना है, उसे लोगों के बीच में लाना है, लोगों के सामने रखना है कि ये हमारी आज की युवा पीढ़ी है। इस सोच के तहत आपने काम किया, ये बहुत बड़ी सोच थी आपकी। यदि हम पत्रकारिता इस मुद्दे पर बातचीत करें प्रेम जी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, विशेषकर मैं यूथ की बात करना चाहूँगी, कई ऐसे लोग हैं जो अभी पत्रकारिता में आते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना है, क्योंकि विगत 10-12 वर्षों से बहुत ऐसे युवा हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, मुझे जॉब तो करना ही है लेकिन एक साइड से मैं पत्रकार भी बन जाऊँ, साइड से पत्रकार बन जाऊँ, क्योंकि उनको अपनी सोच को एक दिशा देनी है, अपनी सोच को एक प्लेटफॉर्म देना है। तो क्या कुछ एक उद्देश्य होना चाहिए? एक पत्रकार जब कलम पकड़ता है, एक पत्रकार जब अपनी लेखनी का सहारा लेता है, क्या कुछ उद्देश्य होना चाहिए उनका? क्या कुछ कहेंगे आप? पत्रकारिता एक जर्नलिज्म होता है, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता जी। तो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकार जो होते हैं समाज को आईना दिखा, समाज से जुड़ी खबर ही वो पत्रकार, घटना हो, दुर्घटना हो या सारी चीज़, एक पत्रकारिता अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। तो युवा पीढ़ी का जहाँ तक मानते हैं, युवा तो देश के भविष्य माने जाते हैं और युवा अगर के सोच बहुत अच्छी होती है। युवा के बारे में युवा अपने ये लेखनी के माध्यम से एक अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उनको चुनौती का सामना जहाँ तक करना पड़ता है, चूँकि वो कभी कभी क्या होता है कि वो एक रास्ता भटक जाते हैं। उनको एक जल्दबाजी में वो क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी खबर को करने, उसमें मेहनत करना चाहिए कि कोई भी खबर आप अगर देते हैं तो उसमें सीनियर से राय विचार करके ही देना चाहिए। चूँकि एक समाज का दर्पण का गलत संदेश दे जाने से, चूँकि समाज को जागरूक करते हैं पत्रकार जो होते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। यूथ से हमारी अपील है कि अगर पत्रकारिता कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। पुराने आलेख को पढ़ें और पुराने इंटरव्यू को पढ़ें, पुराने न्यूज़ चैनल्स के वीडियो बाइट या क्लिपिंग वगैरह को देखें,
तो उसमें वो जो पत्रकार होते हैं उसमें उनका वो झलकता है कि कैसे वो लिखते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको सीखने के लिए मिलेगा और वो अच्छा काम कर सकते हैं। जी, बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि एक जो सीनियर्स का अनुभव होता है, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, आपने कहा अखबारों को पढ़ो, कई ऐसे मैगजीन्स हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए जिससे आप नित्य कुछ नया सीख सके, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको हर दिन पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप परिस्थितियों से अपडेट नहीं होंगे, आप समसामयिक विषयों से अपडेट नहीं होंगे, और जब तक आप अपडेट नहीं होंगे तब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, और जब आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, चीज़ों को प्रस्तुत कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पत्रकार के लिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ आपने और किया है, चूँकि आपने खेल जगत के लिए भी लिखा है या स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी आपने ऐसा कुछ काम किया है, कुछ बताना चाहेंगे? जी, एक मैंने बताया था कि बचपन के दिनों में ही एक शौक़ हुआ करता है कि भाई क्या करें, तो ज़िंदगी में एक मनोरंजन का साधन होता है और दूसरा खेल का साधन होता है जो सबको अपील करती है। तो बचपन के दिनों में मैंने कैरम बोर्ड हुआ करता था, कैरम बोर्ड अभी भी होता है, कैरम बोर्ड क्रिकेट, चूँकि अब का माहौल और पहले का माहौल, अभी की दुनिया जो है मोबाइल तक सीमित हो गई है। पहले की दुनिया जो 90s का बात मैं बता रहा हूँ, तो पहले क्रिकेट हुआ करता था, फुटबॉल था, चाहे कैरम बोर्ड, शतरंज। तो मैंने शुरुआत वहीं से करी थी, बचपन के दिनों से ही गली वगैरह में मैंने क्रिकेट भी खेलते थे। हालांकि क्रिकेट पर रुझान मेरा ज़्यादा था, मैं वो सारे उस समय दूरदर्शन पर या रेडियो पर मैच आते थे तो दिन भर कमेंट्री सुनना, चूँकि पहले जो होते थे वो बहुत कम होते थे, महीना 2 महीना में एक आध बार वो हुआ दूरदर्शन होते थे, तो उस पर वो क्रिकेट का टेस्ट मैच अधिक देखते थे, 5 दिन का वनडे, चूँकि श्रृंखला कम हुआ करती थी उस समय ज़्यादा वो नहीं होता था। क्रिकेट का रुझान पहले से था, खेल का मतलब कैरम बोर्ड, चेस, ये 3 खेल मेरा वो इम्पोर्टेंट था, जो मुख्य था। तो मैंने कैरम बोर्ड में भी बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, मैंने जीत हासिल करी। चेस में भी मैंने बहुत सारे कंपटीशन के, साइंस कॉलेज में हुआ करता था कंपटीशन, रविंद्र भवन में हुआ करता था, उसमें मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और मैंने जीता। क्रिकेट तो चूँकि बचपन से हॉबी ही था, डोमेस्टिक स्तर पर मैंने खेला था। हालांकि क्रिकेटर भी बनना हम चाहते थे, हालांकि वो चूँकि वो उसमें ज़्यादा वो समय लगता था, तो लोकल स्तर पर सारे टूर्नामेंट में सेंचुरी एकादश हमारी टीम जो डोमेस्टिक स्तर पर मोहनिलोक स्टेडियम, पटना हाई स्कूल, जितने सारे मैदान थे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। सुबह 6 बजे 7 बजे, वो समय नहीं होता था, 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस करके घर आए, फिर शाम को फिर वो मतलब कि वो अभ्यास। हालांकि फिर बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और लेकिन चूँकि करियर चूँकि पढ़ाई से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो क्रिकेट और चेस और कैरम बोर्ड छूटता चला गया, पढ़ाई के पर ज़्यादा फोकस, चूँकि जॉब हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं जॉब को अधिक माना जाता है, तो जॉब में हम चले आए। जी, जीवन को जब मुख्य धारा में लाना है तो कम से कम एक जो लाइफ है उसे तो सेट करना ही पड़ता है, उसके लिए एक नौकरी और उसके लिए जो जॉब होता है वो तो बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक इस्टेब्लिशमेंट दे पाते हैं। प्रेम जी, यदि हम बात करें एक पत्रकार के सामाजिक दायित्वों की, आपने जैसा कहा कि आप फिल्मी मुद्दे पर लिखते हैं, कला के क्षेत्र में लिखते हैं, एक हर पत्रकार का अपना एक सामाजिक दायित्व होता है, चाहे फील्ड कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे हैं बच्चे जो लिखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ मैंने लिखा है और पाठक तक मेरी ये खबर पहुँचे, पाठक तक मेरा ये संदेश पहुँचे। अखबार हर घर में जाता है, वेब पोर्टल लगभग आज के समय में सभी लोग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक मोबाइल फ़ोन पर कई खबरें आती हैं, तो एक खबर की जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है वो कितनी ज़्यादा है और किस तरीके से खबर को सामाजिक बनाया जाए ताकि वो लोगों के काम आ सके, इस पर क्या राय देना चाहेंगे आप? जैसे मैंने पहले ही बताया, पत्रकारिता हुआ एक पत्रकार जो होते हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाते हैं, समाज का आईना हुआ पत्रकारिता हुआ। तो कभी भी कोई पत्रकार अगर किसी अपनी लेखनी से लोगों को जागरूक करता है, समाज को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता होती है, तो उसको इस बात पर ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो लेखनी जो कर रहे हैं उस पर समाज पर अनुकूल भी प्रभाव पड़ सकता, प्रतिकूल भी पड़ सकता है, चूँकि उसके पढ़ने वाले उसको फॉलो करते हैं। तो एक लेख प्रकाशित होने के पहले जो है आपको उस पर अध्ययन करना पड़ेगा
चाहे वो उस पर उस टॉपिक के बारे में जानना पड़े, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मेरी कला संस्कृति के बारे में मैं लिखता हूँ, तो मैंने बहुत सारे किसी भी कलाकार के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी के बारे में व्यक्तिगत अनुभव को साझा कर रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए कि वो आप गलत है, तो उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि वो आप जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि कई बार का ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें आपको जोखिम लेना पड़ता है, तो आपको चाहिए कि उसके बारे में पूरा रिसर्च करें, तभी उसके बारे में सीनियर से राय लें, चाहे उसको उसके मैगजीन के बारे में पढ़ें, चाहे उस कलाकार के बारे में आप अध्ययन करें, उसके पुराने प्रकाशित लेखों को पढ़ें। क्योंकि आज के समय में जिस तरीका का मीडिया हो चुका है, लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जल्दी से जल्दी खबर को लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कई बार जो है ये रहता है कि गलत संदेश चला जाता है। तो गलत संदेश जाने पर जो है, जैसे कोई पाठक पढ़ा तो उसी को वो फॉलो करने लगता है कि ये चीज़ है। लेकिन जो मुख्य धारा के पत्रकारिता जो होती है, उसमें अधिक से अधिक लोग रिसर्च करना चाहिए, जिससे समाज में जो संदेश जाए वो सही तरीका से जाए। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और उस मुद्दे पर एक मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट लेखनी आज के समय में जो भी लोग हैं, जो भी यूथ है और जो भी लिखते हैं, एक सॉफ्ट लेखनी होनी चाहिए। क्योंकि एक दौर था जब लोग लिखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, उस समय जब कलम की शक्ति आई लोगों के बीच में, तो उसने एक बदलाव कर डाला। और आज के युवा उसी चीज़ को पढ़ते हैं, उनके मनोमस्तिष्क में ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे कलम की शक्ति से बदलाव करना है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कलम की शक्ति से, शब्दों की शक्ति से एक पत्रकार के तौर पर आपको परिस्थितियों को और चीज़ों को सामने लाना है, सही तरीके से सामने लाना है, तो मुझे लगता है कि एक दायरा जो है वो लोगों का बहुत बदल जाएगा। कलम से बदलाव करना है, यही बहुत लोग समझते हैं, और यही कहीं ना कहीं जाके पत्रकारिता जो है वो भटक जाती है। आज का जो यूथ है वो भटक रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, व्यवहार कुशल होना कितना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं आप में देख रही हूँ, तो जब हम एक मंच पे पहुँचते हैं, जब हम एक मकाम पे पहुँचते हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिसमें अहंकार की भावना आ जाती है। तो क्या कुछ कहेंगे, व्यवहार कुशलता कितना आवश्यक है? व्यवहार कुशल तो ही तो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अगर आप किसी संस्था में या किसी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपकी व्यवहार उतनी अच्छी नहीं होती है तो संस्था आपको नहीं बुलाएगी। क्योंकि एक फर्स्ट रीडिंग होता है, एक इंसान को पहचानने की शक्ति जो होती है उसको हो जाती है। तो आपको एक संयम बरतना होगा, किसी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जो है ज़िंदगी का आपाधापी में है, जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से निकल जाए, यहाँ इंटरव्यू करें, दूसरे जगह चले जाए, दूसरी जगह करें, तीसरे जगह चले जाएं। लेकिन आपको कहीं अगर आप जाते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, उसके बारे में जानने का अवसर मिलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वह व्यवहार जो कुशलता का जो आपने बात किया है, तो आपने आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा जी, तभी आप जो है उसको खबर को अच्छी तरीक़ा से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और संस्था हो चाहे कलाकार हो, चूँकि आपको पर्सनल टर्न भी बनता है अगर आप व्यवहार कुशलता से अगर किसी को आप लेखनी के माध्यम से करते हैं तो वो कलाकार आपको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। जी। कई ऐसे बच्चे हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं, इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं। आपने लगभग 22 वर्ष दिया है, आपने बताया कि 22 वर्ष से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैसे वो पत्रकार बने, किस तरीके से मीडिया में काम करना शुरू करें, क्या कुछ तैयारी करें? क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी शुरू कर दिए गए हैं बतौर पत्रकार बनने के लिए, बतौर टीवी एंकर बनने के लिए, बतौर रिपोर्टर बनने के लिए। अब तो इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है, कई कोर्सेज भी चालू कर दिए गए हैं। लेकिन जो चैलेंजेस है वो एक इस क्षेत्र में काम करता हुआ व्यक्ति ही बता सकता है। तो मैं जानना चाहूँगी प्रेम जी कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके इस क्षेत्र में काम करना शुरू करें, क्या कुछ कहेंगे आप? पत्रकारिता का काम तो जोखिम का काम होता है, और पत्रकारिता करने के लिए एक ज़रूरी नहीं होता है कि आप मास कॉम का डिग्री ले तभी पत्रकार बन सकते हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी होता है, उसके कारण भी बन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, मास कॉम का बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, टीवी जर्नलिज्म के भी बहुत सारे कोर्स आ गए हैं। चुनौती तो हर फील्ड में है, तो ऐसा नहीं है पत्रकारिता में चुनौती है।
हर फील्ड में चुनौती होती है। तो शुरुआती दौर में अगर कोई पत्रकार बनना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि पत्रकार बनने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। हर इंसान के अंदर लिखने की शक्ति होती है, वो पत्रकार बन सकता है। तो जहाँ तक पत्रकारिता का यूथ के बारे में, जहाँ तक आपने कहा कि यूथ कैसे पत्रकार बन सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि शुरुआती दौर में तो आपको जानना पड़ेगा कि पत्रकारिता में आपको कौन सा करियर चुनना। पत्रकारिता में भी करियर बहुत सारा होता है, ज़रूरी नहीं होता कि फिल्म जर्नलिज्म में किया है, राजनीति पर भी लिख सकते हैं, खेल पर भी लिख सकते हैं। पत्रकारिता में बहुत सारे अर्थ कॉमर्शियल में लिख सकते हैं, समसामयिक पर भी लिख सकते हैं, फीचर भी लिख सकते हैं। कविता भी एक तरह से पत्रकारिता ही का अंग माना जाता है, कभी भी आप बन सकते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है, तो उसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का पत्रकारिता करना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोर्स को पढ़ें, आप उसके बारे में जानें। स्वतंत्र पत्रकार भी बन सकते हैं और एक सीनियर के अंदर आप आर्टिकल भी कर सकते हैं, उनसे सीखिए तो आप पत्रकार बन सकते हैं। यदि हम बिहार के कलाकार की चुनौतियों का जिक्र करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। तो बिहार से जुड़े बहुत सारे कलाकार ने बॉलीवुड में परचम लहराया। चुनौती तो पहले के ज़माने में कम होती हुआ करती थी कि चूँकि पहले कंपटीशन बहुत कम था। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा गए, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने मेहनत किया, शेखर सुमन गए, प्रकाश झा भी गए। तो अभी के समय में चुनौती बढ़ गई है, पूरे व्यापक क्षेत्र बढ़ गया है। नए नए कलाकार हर दिन सिनेमा के पर्दे पर उतरे। तो टीवी एक ऐसा माध्यम हुआ जिससे लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ। टीवी से बहुत सारे कलाकार को आगे बढ़ने का अवसर मिला। टीवी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जहाँ तक बिहार की बात की जाए तो बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई ऐसे कलाकार जो बिहार में काम कर रहे हैं, उनको अगर सही मंच दिया जाए, जैसे मैंने बताया कि पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, पहले लोग स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह लेते थे तो आसानी से, लेकिन अब के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बिहार में प्रतिभा की कमी पहले से भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। एक मंच मिलना ज़रूरी है। तो मंच कैसे मिलेगा? तो यहाँ अगर कोई स्टूडियो, अगर फिल्म स्टूडियो अगर खुल जाए, जैसे मुंबई में फिल्म मायानगरी मुंबई में फिल्म स्टूडियो हो, चाहे दिल्ली में हो, हैदराबाद में भी एक फिल्म स्टूडियो का स्थापना हुआ जिसमें बहुत सारे कलाकार को काम मिलता है, और वहीं के कलाकार वहीं पर अपना रोजी रोटी या रोजगार का साधन उपलब्ध करें। अगर बिहार में भी प्रेमचंद रंगशाला से जुड़े, कालिदास रंगाला से जुड़े बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, चाहे वो टीवी से जुड़े कलाकार पटना में हैं, काम कर रहे हैं, चाहे बिहार से जुड़े कलाकार में काम कर रहे हैं। अगर वो उचित मंच अगर यहाँ पर दे दिया जाए तो वो अपना कला एक साधना मानते हैं उनको, तो उनको निखारने का अवसर मिलेगा। जी, इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो वास्तव में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, अगर इस तरह की चीज़ें बिहार में हो जाती है तो बिहार के युवाओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ख़ासकर ये एक ऐसा विषय है ना, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, कला एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर वर्ग के लोगों में होती है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, लगभग हर लोग कलाकार बनना ही चाहता है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्या कहने। आप भी एक कलाकार हैं, पत्रकार तो आप हैं ही। लगभग विगत 22 वर्षों से आपने पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, लोगों के बीच में आपने अपनी लेखनी के माध्यम से सेवाएं दी है। आपने मॉडलिंग के लिए भी काम किया है, मॉडलिंग के क्षेत्र में भी काम किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? हर इंसान में एक कला होती है और मॉडलिंग करना ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था, CMC में जब मैं पढ़ता था, तो एनुअल फंक्शन हुआ करता था, तो मुझे गाने का भी शौक़ था। मैं गायकी में भी मेरा जो रुझान था, मुझे बहुत सारा चीज़ में रुझान था। तो एक वहाँ पर एनुअल कंपटीशन था CMC में, पटना में ही CMC कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, मैंने वहाँ से भी कंप्यूटर किया। तो एक अवसर मिला मुझे मॉडलिंग करने का, तो एक थीम पर आधारित मैंने मॉडलिंग किया, तो जो लोगों को पसंद आया। हालांकि मॉडलिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने वहाँ मॉडलिंग करी। हालांकि समय बदला, चूँकि पढ़ाई लिखाई जॉब के कारण सब कुछ छूट गया था पीछे। तो मॉडलिंग जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो पटना में, पूरे बिहार में, दिल्ली, चाहे आगरा, बहुत सारे फैशन शो को मैंने जज किया। चूँकि फैशन मॉडलिंग का रुझान में मुझे था, तो मैंने जज किया उस प्रोग्राम को। 50 से ऊपर फैशन शो को मैंने जज किया, बिहार में, दिल्ली में, कलकत्ता में, आगरा में, मैंने देहरादून में बहुत सारे फैशन शो को मैंने जज किया। या तो मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट या जज के तौर पर मैं वहाँ पर मॉडलिंग
कंपटीशन में मैंने मेरी एक रुचि थी कि मॉडलिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। तो मैंने बिहार से जुड़े जितनी मिस इंडिया हुई, मतलब मिस बिहार हुई, मिसेज बिहार, मिसेज इंडिया, बिहार से भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रियंका कुमारी फेमिना मिस इंडिया पटना जहानाबाद की है, बिहार से ही बिलोंग करती है। चाहे बहुत सारे कलाकार जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं, बहुत सारे लोग यहीं बिहार से ही। प्रियंका चोपड़ा भी शायद धनबाद से बिलोंग करती थी, जो आगे जो मॉडलिंग से करियर शुरू करी है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडलिंग में आगे बढ़ा। तो मेरा एक रुझान था, मॉडलिंग में करियर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मॉडलिंग मुझे करने का शौक़ था, जो नहीं हुआ। तो अभी के समय भी एक 2 दिन बाद भी एक फैशन शो में मैं मुख्य अतिथि हूँ। 25 तारीख को एक प्रोग्राम हो रहा है उसमें, पटना में। जी, तो आप इन तमाम क्षेत्रों में भी आप, क्योंकि एक बार जब शुरुआत हो जाती है करियर की, भले ही आप स्टैब्लिश किसी भी फील्ड में हो, लेकिन एक बार जब करियर की शुरुआत हो जाती है तो निरंतर चलता ही रहता है। आपने फिल्मों में भी काम किया है, जैसा मेरी जानकारी में है, इस पर आपसे जानना चाहूँगी। बताया उसमें कि सिनेमा ही मेरा पैसन था शुरू से ही, बचपन से सिनेमा ही पैसन था। तो पढ़ाई के साथ ही सब चीज़ छूट गया था। तो 17 में एक मूवी आई थी, 17 में सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी, दहेज लेना पाप है। तो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड मूवी थी, जिसमें बताया गया कि एक किसी महिला को अगर आप दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, एक सामाजिक संदेश पर आधारित मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। तो उसमें मैंने एक्ट किया था। मैंने मैं वैसे लड़के का विरोध कर रहा हूँ, मतलब कि किरदार निभा रहा हूँ जो दहेज के लिए कहता है कि गलत है। मैंने उसमें काम किया। फिर मैंने बहुत सारे शॉर्ट मूवी में मैंने काम किया। एक मेरी फिल्म आने वाली है, ये कैसी आशिकी, जिसमें मैंने पुलिस अफसर का रोल निभाया है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं। आर्यन वैद जो मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, मनीषा कोइराला के साथ उन्होंने डेब्यू किया था मार्केट फिल्म में, तो उसमें वो हैं। छोटा सा ही रोल है, उसमें मैंने काम किया। फिर एक मेरी फिल्म आई थी, भी हाल में ही शॉर्ट मूवी थी, फ्रॉड, जिसमें मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। और भी कई फिल्म मेरी छोटी छोटी मैंने काम किया है, लेकिन मेरा वो सोच नहीं है कि मैंने कलाकार बनूं। जब अवसर मिलता है तो मैं छोटे मोटे रोल कर लेता हूं। जी, अच्छा, आपके विषय में जब मुझे पता चला तो बहुत सारे पुरस्कारों का जिक्र होता है। बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है, और भी कई पुरस्कार हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगी। आपको महादेवी वर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया गया, कला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया, और भी राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना है सम्मान जो मिलता है वो एक मेरे लिए अचीवमेंट होता है। तो करियर में मैंने बताया कि मैंने करियर में काफ़ी सारे पुरस्कार जीते, 400 से ऊपर पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पुरस्कार जीते हैं। मैंने कई फिल्म फेस्टिवल को कवर किया है जी। बौद्धिसत्व फिल्म फेस्टिवल में मुझे स्पेशल रिकॉग्नाइज किया गया। पटना फिल्म फेस्टिवल में मुझे रिकॉग्नाइज पहचान मिली। पटना फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएंगे तो पटना फिल्म फेस्टिवल का वो चूँकि आर्ट एंड कल्चर बिहार के द्वारा किया गया था 2017 में जी। तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी करी थी, और उसमें मुझे अवार्ड भी मिला गया, पटना फिल्म स्पेशल रिपोर्टिंग करने के लिए अवार्ड मिला। जी, तो बहुत सारे काम आपने किए हैं, और आपके बहुत सारे काम के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया है। आपको लगभग कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां सम्मान मिलना भी बहुत बड़ी बात है। प्रेम जी, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपने अपने जीवन से जुड़ी कई खास बातें हमारे दर्शकों से साझा की, और साथ ही पत्रकारिता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो आपकी सोच है वो आपने रखी, आपने अनुभव आपने हमारे दर्शकों से शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रेम कुमार जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगा कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आपकी राय और आपकी प्रतिक्रिया हम चाहते हैं। लिख भेजे निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com।